हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग ऑलिव बोल्ट मॉक की जीएस की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 24 से लेकर 25 मार्च को कंडक्ट हुआ था। लेट्स बिगिन। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो नोबल गैस के ऊपर है। हालांकि ये इस टॉपिक को हम पिछले कुछ एनालिसिस में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिवाइज़ करने के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो नोबल गैस है वो ग्रुप 18 में आता है। ये मोनोटॉमिक होता है, ठीक। एंड इसका वैलेंस सेल, जो भी वैलेंस सेल होता है, यानी इसका ऑक्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। ये इनर्ट गैसेस भी, इनको हम लोग इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये सभी बहुत लो होता है, ठीक। ना ही ये इजीली रिएक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत लो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होता है। ये कलरलेस होते हैं, ओडरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं, ठीक। अब ये हमारी नोबल गैसेस हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड हैं। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो अब आराम से देख सकते हैं ऑन इनके लास्ट में ऑन आ रहा है, दैट इज़ नोबल गैस। एंड एक हीलियम, तो आप सभी को जानते हैं कि हीलियम इज़ अ नोबल गैस एलिमेंट, ठीक। क्वेश्चन जो ऑलिव बोर्ड में ये आया था वो ये आया था कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबल गैस कंपाउंड्स की सबसे पहली बार खोज की थी। तो उनका नाम था नील बार्टलेट। ये हैं जिन्होंने 1962 में 1962 में नोबल गैस कंपाउंड्स को क्रिएट किया था एक तरीके से, ठीक। एंड ये आंसर था साइंटिस्ट का, हमें नाम बताना था, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है विश्वकर्मा योजना। हम जानते हैं कि हर साल 17 सितंबर को, उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का बर्थडे भी होता है। हालांकि वो अलग बात है, बट विश्वकर्मा पूजा जो होती है वो हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। उसी से ही रिलेटेड है ये विश्वकर्मा योजना। तो ये योजना कब आई थी? ये योजना स्टार्ट हमारे मोदी जी ने करी थी, और 1 फरवरी 2023 यानी लास्ट ईयर 1 फरवरी 2023 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये? एमएसएमई मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री आती है? दैट इज़ एमएसएमई, ठीक। इसका जो फाइनेंशियल आउटले है, जो भी फाइनेंशियल आउटले बनाया गया पर्टिकुलरली इस योजना का, वो 13,000 करोड़ है। क्वेश्चन यही आया था कि कितना अमाउंट है फाइनेंशियल आउटले में, तो आंसर था 13,000 करोड़। ये योजना किसके लिए है? ये ट्रेडिशनल आर्टिसंस और क्राफ्ट्स पीपल लोगों के लिए है। उनकी जो भी कलाकारी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये योजना आई है, ठीक। बस डेट टाइम याद करना है, 2023 में आई थी, बिकॉज ये स्कीम है तो पूछ सकता है एसएससी। एंड आउटले 13,000 करोड़। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? वो एमएसएमई है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसमें ये क्वेश्चन ये था कि ये 4 यूनिट्स दी गई थी और इसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। तो माइक्रोमीटर की इसको देखा जाए तो ये जो जितना भी है सब मीटर में है, मतलब 10 की पावर जो -6 है ये, दैट इज़ इन मीटर, ठीक। तो एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर्स होते हैं। नैनो में कितने होते हैं? 10 की पावर -9। नैनो से Na से 9 याद कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है, और फर्मी में 10 की पावर -15 मीटर्स होते हैं, ठीक। तो ये यूनिट्स ऑफ लेंथ थी, इसको आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आप सबको आता भी होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के पार्ट्स कितने हैं, ठीक। इनिशियली हमारे पास जो जितने भी पार्ट्स थे वो 22 पार्ट्स थे। जब हमारा संविधान बना था, फॉर्म हुआ था, तब 22 थे, बट अब कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं, ठीक। अब हम लोग जल्दी से क्विक रिवीजन करेंगे सारे पार्ट्स का। तो पहले तो अगर आप बेसिकली ये जो मैंने ट्रिक लिखी है, ये आपको हर वीडियो, मतलब कहीं भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये अब तो आपके पास और कोई ट्रिक हो तो आप उससे भी याद कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इसी की ट्रिक से याद किया था। सबसे पहले तो हम 1 से 6 देख लेते हैं, ठीक। जो 1 से 6 है, दैट इज़ यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस। अब यू से क्या है? यूनियन है। इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? 1 से लेकर 4 तक। कैन से क्या है? सी से क्या है? सिटीजनशिप, ठीक। इसमें 5 से 11, ठीक। और फ्लाई में एफ से क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक। ये हमें पता है, 12 से लेकर 35।
डायरेक्टली का डी से क्या है, DPSP है, ठीक, दैट इज़ 36 to 51। एफ से क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, देन वो 51A में आता है, ठीक। टोटल कितनी ड्यूटीज़ है हमारे पास, 11 टोटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक। देन यू से क्या है, यूनियन, एंड एस से क्या है, स्टेट्स, ठीक। और यूनियन के आर्टिकल्स 52 से 151 है, जिसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सब आता है, एंड स्टेट्स में 152 से 237 है। सो 1 to 6 में यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, यू से सिटीजन, यू से यूनियन, सी से सिटीजनशिप, एफ से फंडामेंटल राइट, डी से DPSP, एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज़, यू से यूनियन, एंड एस से स्टेट्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, 7th वाला जो है वो रिपील कर दिया गया था, मतलब ये हटा दिया गया था, जो कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया था, तो इसको इससे रिपील कर दिया गया था, ठीक। तो 7 को हम लोग इग्नोर करते हैं। देन वी कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US, देन UP टू मीट को पैसेंजर या को होस्ट श्याम, राम, ठीक, फ्रूट, टेस्ट, स्वीट। तो यू से क्या है, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जिसका आर्टिकल 239 से 242 है। पी से क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पंचायत, रेगुलर पूछता है, एंड ये इसके आर्टिकल भी पूछता है 243 से 243O। देन एम से म्यूनसिपैलिटीज़, दैट इज़ 243। पी से 243 ZZ। देन CO से लाइक को पैसेंजर या को होस्ट बोल सकते हैं इसको, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। देन इट्स 243 ZH से 243 ZT। देन SH शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका याद करना। देन R से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। देन F से फाइनेंस से रिलेटेड है, जितना भी फाइनेंस है, तो दैट इज़ कमिंग अंडर पार्ट 12, दैट इज़ फाइनेंस। तो इसका आर्टिकल है 264 से 300A। इसमें एक आर्टिकल है फाइनेंस कमीशन 280 करके लाभ पूछा गया था, ये मेंस में पूछा गया था 2022 में कि आर्टिकल 280 क्या कहता है, या फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में आता है, तो दैट इज़ आर्टिकल नंबर 280। दैन टी से ट्रेड, जो कि 301 से 307। देन 14 क्या कहता है, सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट, जो PUPSC है, तो 308 से 323। देन अगेन टी से क्या है, देन फिर उसके बाद क्या है, टू ईट, सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। देन 14A कहता है ट्राइब्यूनल्स, तो 323A से 323B। देन 15 इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ इलेक्शंस के बीच में बात करेगा, 324 से 329A। देन एस स्पेशल प्रोविजंस जो कि प्रोवाइड किए गए हैं, तो 330 से 342। देन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के आर्टिकल 343 से 351। देन क्वेश्चन ये था कि पार्ट 18 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या क्या दर्शाता है, तो इमरजेंसी प्रोविजंस वाले बोर्ड का यही क्वेश्चन था। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 352 से 360। देन 19th वन इज़ एम से मिसलेनियस, 361 से 367, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ए से अमेंडमेंट 368, एक ही आर्टिकल है। एंड टी से टेम्परेरी ट्रांजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड एस से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बेसिकली आजकल जो SSC है वो डिफरेंट, कोई भी मनपसंद कोई भी आर्टिकल, जैसे शायद आई थिंक मेंस में ही या किसी प्री के किसी सेट में ही पूछा गया था अभी रिसेंट प्री में, कि जो आर्टिकल नंबर 5 से 11 ये क्या बताता है, तो सिटीजनशिप है। तो अब तो वो कुछ भी रैंडमली पूछ रहा है, तो यू हैव टू मग इट अप दीज पार्ट्स, ठीक। सो अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टील प्लांट्स। तो क्वेश्चन ये था कि आई थिंक दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो किस फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ बना था, तो आंसर वुड बी जर्मनी। किस साल में बना था, 1959 में। सेम भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रशिया ने बनाया था, मतलब रशिया की मदद से इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ था 1959 में। दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो यूनाइटेड किंगडम की मदद से बनाया गया था 1962 में। एंड बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रशिया की मदद से बनाया गया था 1964 में, ठीक।
अब हम लोग लाइक ट्रिक वगैरह देखें तो बोल सकते हैं कि लाइक इसमें दुर्गापुर के लोग, जैसे जो यूके जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय ऋषि सुनक है, तो ऋषि सुनक जी ने दुर्गा पूजा करी, तो ब्रिटेन से दुर्गा पूजा। सो ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं याद करने के लिए। तो फिर से देखते हैं, रौरकेला जर्मनी, भिलाई रशिया, दुर्गापुर यूके एंड बोकारो स्टील प्लांट इज़ इन रशिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन था कि नए स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है उसके एक तरीके से फाउंडर कौन थे, तो आंसर है अक्षपदा गौतमा। ठीक, ये जो है ऋषि जी वो इस स्कूल के, इस इंडियन फिलोसफी स्कूल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ ग्रासलैंड्स। अब जैसे ग्रासलैंड क्या है, तो सबसे पहले तो मैंने कुछ मेजर कंट्रीज़ लिख दी हैं एंड उनकी ग्रासलैंड्स सामने लिखी हुई हैं। तो यूएसए की ग्रासलैंड जो है वो प्रेरीज़ है। ब्राज़ील की अब कैसे आ सकते हैं, यूएसए के लोग बहुत प्रे कर रहे हैं, तो प्रेरीज़। ब्राज़ील में फुटबॉल कैंप लगा हुआ है, कैंपोस। देन अर्जेंटीना में टीना एक लड़की रहती है, उसके पास पास है, मतलब पम्पास। देन वेनिज़ोला का थानोस है, दैट इज़ लानोस। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन बिल्कुल नीचे से नीचे साइड है, तो दैट इज़ डाउन्स। अफ्रीका में क्या आ रहा है, साउंड फ्री आ रहा है, तो जो फ्री का जो माल होता है उसमें क्या कहते हैं, सवाना, मतलब सवाना। देन साउथ अफ्रीका का वेल्ड्स है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोगों को वेल्डिंग करना बहुत पसंद है। ठीक, एशिया की ग्रासलैंड का नाम है स्टेपीज़। एशिया के लोग बहुत डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम लोग को सक्सेस पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, दैट इज़ स्टेपीज़। न्यूजीलैंड जो है वो कैंटरबरी, यानी न्यूजीलैंड जो है वो एक तरीके से एक न्यू कैडबरी याद कर सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रासलैंड्स की ट्रिक है याद करने की, एंड इम्पॉर्टेंट है, आप सब प्लीज़ याद कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, हमारे पास क्वेश्चन आया था चालुक्य डायनेस्टी से, कि जो चालुक्य डायनेस्टी में जो मतलब दंती दुर्ग ने बिल्कुल एकदम लास्ट रूलर था, टालुडेंस को हरा दिया था। राष्ट्रीयता के जो एक रूलर हैं दंती तो दंती दुर्ग आंसर था। तो हम लोग उसके लिए हम लोग पूरी चालुक्य डायनेस्टी एक पेज में फिनिश कर लेते हैं कि चालुक्य डायनेस्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट जितना मैंने मेंशन किया है। तो सबसे पहले चालुक्य डायनेस्टी तीन हिस्सों में डिवाइडेड थी। एक थी बादामी चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य एंड ईस्टर्न चालुक्य। ठीक है, अब वहीं बादामी चालुक्य का जो पहला रूलर था उसका नाम था जयसिम्हा, जो कि फाउंडर था बादामी चालुक्य का। और चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी, वतापी। ठीक, जो सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है चालुक्य डायनेस्टी का वो थे पुलकेशिन I, जो कि 543 से 566 AD के बीच में उन्होंने राज किया था। ठीक है, इनके बेटे थे कीर्तिवर्मन, जो कि जिनकी मृत्यु हो गई थी जल्दी। फिर कीर्तिवर्मन के एक भाई थे मंगलेश करके, ये फिर थ्रोन में आए। ठीक, पुलकेशिन के बाद कीर्तिवर्मन आए, कीर्तिवर्मन की मृत्यु हो गई तो मंगलेश आए। मंगलेश जो थे कीर्तिवर्मन के भाई थे। ठीक, फिर उसके बाद मंगलेश के जो बेटे थे पुलकेशिन II, इन्होंने क्या किया, अपने पापा को मरवा दिया और फिर जाकर ये क्या किसकी गद्दी में चालुक्य डायनेस्टी की चालुक्य गद्दी में बैठ गए जाके पुलकेशिन II। इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को ही मरवा दिया था। ठीक, एंड देन इसकी बात करें, पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ये अपनी डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था। ठीक है, और इसने राज किया था 610 से लेकर 642 AD तक के बीच में इसने राज किया था। इसने क्या किया था, हर्षवर्धन जो एक किंग थे उनको हराया था, एंड महेंद्र वर्मन I को हराया था, जो कि एक पल्लव रूलर थे। एंड बट ये जो थे इनको किसने हरा दिया था, इनको नरसिम्हा वर्मन I ने हरा दिया था, जो कि महेंद्र वर्मन I के बेटे थे। ठीक, जब नरसिम्हा वर्मन I ने इनको पुलकेशिन II को हरा दिया था, तब इन्होंने एक टाइटल अपने नाम रख लिया, दैट इज़ वतापी कोंडा, यानी कॉन्करर ऑफ वतापी। वतापी क्या थी, इनकी कैपिटल थी चालुक्यास की। ठीक, तो जेस्ट में क्या है कि फिर उसके बाद क्या विक्रमादित्य वन आए, फिर कीर्तिवर्मन द्वितीय आए, एंड कीर्तिवर्मन द्वितीय जो थे इनको दंती दुर्ग जो है उन्होंने हरा दिया। दंती दुर्ग यहीं से फिर स्थापना होती राष्ट्रीयता डायनेस्टी की। ठीक, तो ये था टोटल ऑल इन ऑल चालुक्य डायनेस्टी के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, उसके बाद इनका आर्किटेक्चर वगैरह अलग है, तो वो हम लोग बाद में कभी क्वेश्चन आता है तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ पॉलिटी, दैट इज़ मनी बिल। क्वेश्चन कुछ स्टेटमेंट वाइज ही आया था
एंड मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मनी बिल के वो इस में इंक्लूड किया है। तो मनी बिल जो है वो कहाँ दिया गया है, दैट इज़ इट इज़ गिवन इन आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस की जा सकती है और कहीं नहीं की जा सकती। अब कोई भी बिल जो पास हुआ है वो मनी बिल है या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पीकर महोदया जी ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, ये सिर्फ स्पीकर जी के हाथ में ही होता है डिसाइड करना कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। ठीक है, अब एक दो तरीके के बिल होते हैं जिसको इन बिल पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बट वैसे याद करने के पर्पज़ से देख लीजिए कि अप्रोप्रिएशन बिल और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बजट कहते हैं। बजट जो टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, बट जो लिखा है वो ये है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो है ये अप्रोप्रिएशन बिल्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो मनी बिल के अंदर है, वो एक तरीके का मनी बिल है। ठीक, देन राज्यसभा, अब जैसे हमने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट राज्यसभा क्या होता है, जैसे मान लो कोई बिल पास होना है, कोई भी मनी बिल है, तो राज्यसभा सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइक कुछ भी अगर एमेंडमेंट करना हो तो वो इन बिल्स में सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करेंगे। ठीक है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन लोकसभा कि वेदर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब जो भी सजेशन राज्यसभा ने दिया है उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कौन डिसाइड करेगा, और लोकसभा ही डिसाइड करेगा। राज्यसभा के पास हक तो है कि वो अपना सजेशन दे मतलब सलाह मशवरा दे कि ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट हाथ जो सब करेगा कौन, लोकसभा ही करेगा। लोकसभा को अगर अच्छा लगा तो बाई फॉलो करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा। फिर राज्यसभा, अगर राज्यसभा इफ़ राज्यसभा नीदर पासेस नॉर रिटर्न्स द बिल विद इन 14 डेज, अगर 14 दिन के अंदर कोई भी बिल लोकसभा से राज्यसभा के बीच में गया, कोई भी बिल मतलब कोई भी मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा के पास गया फॉर द सजेशन एंड ऑल, और राज्यसभा ने उसको अगर 14 दिन के अंदर सबमिट नहीं किया, तो क्या होगा कि उस बिल को कंसिडर कर देगा कि वो अब पास हो चुका है। ठीक, बिल इज़ कंसिडर टू बी पास्ड। ठीक, इस बिल के लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है, जैसे मनी बिल के लिए स्पेशली कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है, अगर भले अग्री करो या ना करो। ठीक, देन जब दोनों हाउस से पास कर दिया जाता है तब ये प्रेसिडेंट का एसेंट लेता है, प्रेसिडेंट की रजामंदी लेता है कि भाई देख लीजिए आप जो भी है आप साइन वाइन कर दीजिए, एंड देन इट विल फाइनली बी डिक्लेयर्ड। प्रेसिडेंट के पास हक है कि ही मे विथहोल्ड और गिव असेंट टू द बिल, बट वो वापस रिटर्न नहीं कर सकता। मतलब या तो एक तरीके से वो होल्ड पे रख ले या उस पर एक्सेंट दे दे, बट ये नहीं कि वो उसको रिटर्न कर दे उसको कि नहीं 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 अच्छा नहीं लग रहा है, एंड रिटर्न नहीं कर सकता एक तरीके से। ठीक, तो ये मनी बिल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैंने सिर्फ बहुत कुछ ही पॉइंट्स लिखे जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। सो आप प्लीज़ इनको देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बिल मेरा अधिकार, एक योजना टाइप की है। एंड इसमें क्या था कि एक ये जीएसटी इनवॉइस इंसेंटिव प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। सबसे क्वेश्चन तो ये आया था कि कितनी मिनिमम वैल्यू है इनवॉइसेस की, ड्रॉ के इनवॉइसेस की। तो आंसर है 200 रुपये मिनिमम वैल्यू है इनवॉइसेस की। बस इतना याद रखिए, 200 रुपये मिनिमम वैल्यू है इनवॉइसेस की। अब ये जो योजना है ये मतलब क्यों लाई गई थी, टू इनकरेज कस्टमर्स टू रिक्वेस्ट अ बिल वेन एवर दे मेक अ परचेज। जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं छोटे से छोटा, तो एक बिल आजकल तो बिल सर ग्रोसरी स्टोर से लेकर सब जगह मिलने लगा है। तो कस्टमर को एंकरेज करना कि आप कुछ भी खरीदे तो उसका बिल मांगे, ताकि सबके पास प्रूफ हो कि आपने इतने % जीएसटी दी है इस पर्टिकुलर आइटम को ख़रीदने में। ठीक, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे एक शासक हैं, दैट इज़ इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के। ये जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो कि फाउंडर हैं मामलुक और स्लेव डायनेस्टी के, इनके सन इन लॉ जी हैं, मतलब इनके दामाद हैं, इनकी बेटी के हस्बैंड हैं इल्तुतमिश। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया, लाहौर की जगह लाहौर को हटाकर दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की कैपिटल बनाया। फिर इन्हीं के रूल पे एक मंगोलियन आया था जिसका नाम चंगेज़ खान था, एंड वो आया था। तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक तरीके से बचाया था चंगेज़ खान से, और चंगेज़ खान की जो मृत्यु हो गई थी 1227 में। इनका जो वज़ीर था यानी इनका जो पीएम था वो उसका नाम था निज़ामुल मुल्क। इन्होंने 2 तरीके के कॉइन सिस्टम लॉन्च करे थे, दैट इज़ टंका सिल्वर कॉइन और जीतल कॉपर कॉइन। आपने पीतल देखा होगा, पीतल का मतलब कॉपर होता है, तो जीतल से आप कॉपर याद कर सकते हैं। द अदर वन इज़ सिल्वर कॉइन, टंका इज़ सिल्वर कॉइन।
इन्होंने ही इतना सिस्टम ऑर्गेनाइज़ किया था एंड इन्होंने ही चहलगानी चालीसा यानी ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स जो है इन्होंने ही इस्टेब्लिश किए थे। तो क्वेश्चन यही था, मतलब क्वेश्चन ये था कि कुछ कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए थे इल्तुतमिश के बारे में और हमें बताना था कि शायद कौन सा सही है या कौन सा नहीं, ऐसा ही कुछ बताना था। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन के एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स दो तरीके के कार्बन के दो तरीके के एलोट्रोप्स है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। क्रिस्टलाइन मतलब शिव शाइनिंग कर रहा है, दैट इज़, तो उसके एग्जांपल्स है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। एंड नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म के एग्जांपल्स है चारकोल, कोल, लैम्प ब्लैक एंड कोक। ठीक, ओके, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो टोटल कितनी, पहले तो ये पार्ट 4A में दी गई हैं एंड आर्टिकल 51 के ए के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसको 1976 में ऐड किया गया था विद द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एंड कौन सी कमेटी थी उस समय? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये बहुत पूछता है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कौन सा मतलब क्या एक तरीके से रिकमेंड किया था? तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। 4 ऑप्शन दे देगा, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स, तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ आंसर टिक करना है। इनिशियली क्या था, 10 ड्यूटीज़ थी, बट एक और ड्यूटी ऐड की गई 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो टोटल अब कितनी ड्यूटीज़ हैं? दैट इज़ 11। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रशिया से लिया है एंड दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड दे आर स्टैट्यूटरी इन नेचर। ठीक, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें हम बात नहीं है कि नहीं हमें करना ही करना है, बट वो हमारी मर्ज़ी, हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड स्टैट्यूटरी नेचर। नेक्स्ट टॉपिक है रॉलेट एक्ट। तो इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1919 में एंड इसका जो एम था टू एबॉलिश रिवोल्ट एंड अप्रूव्ड कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट जितना भी कॉन्स्पिरेसी जो इंडियन लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसको एक तरीके से बिल्कुल एबॉलिश कर देना। ठीक, तो इसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है वो किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर पाया गया कि उसने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ कुछ करने की कोशिश करी है, तो उसको एक तरीके से अरेस्ट कर देंगे। ठीक, अब इसी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हड़ताल ऑर्गेनाइज़ की थी महात्मा गांधी एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स के तहत। एंड ये नेशन वाइड हड़ताल थी और ये पहला मास स्ट्राइक टाइप का था महात्मा गांधी का, जब वो इंडिया लौट के आए थे। रॉलेट एक्ट। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी। मैंने बहुत ही जिस्ट और में मेंशन किया है। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री कमेटी दो तरीके की होती है, एक होती परमानेंट, एक होती टेम्परेरी। परमानेंट में स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी आती है एंड टेम्परेरी में आती है एडहॉक कमेटी। इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है टेम्परेरी वाली। नाउ परमानेंट देखते हैं। परमानेंट जो कमेटी है उसमें तीन टीम में डिवाइड है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो सबसे पहले जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये कहाँ से आई थी? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1921 के अंडर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लाया गया एक तरीके से, या रिकमेंडेशन जहाँ से लेते हैं हम लोग वहाँ से लिया। एस्टिमेट्स कमेटी जॉन मथाई कमेटी 1952 से लिया गया था। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कृष्णा मेनन कमेटी 1964 से लिया गया था। ठीक है, तो ये है कुछ। देन स्ट्रेंथ देखते हैं हम लोग पब्लिक अकाउंट्स की। 22 मेंबर हैं एंड जिसमें से 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट्स कमेटी की 50 मेंबर की स्ट्रेंथ होती है और सभी के सभी लोकसभा से। तो क्वेश्चन यही आया था कि ऑल मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा इन विच कमेटी? तो एस्टिमेट कमेटी इसका आंसर था। देन स्ट्रेंथ है पब्लिक अंडरटेकिंग की, सेम पब्लिक अकाउंट्स की 22 है, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। देन इसका फंक्शन क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फंक्शन है टू एग्जामिन ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ CAG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको एग्जामिन करना एंड ऑडिट करना। देन एस्टिमेट कमेटी का फंक्शन है टू एग्जामिन एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग इन द बजट। तो जो भी एस्टिमेट्स या जितना भी बजट में लगाया गया है कि इतना पैसा इसमें खर्च करें, तो पूरा एग्जामिन करना है। किस कमेटी के अंदर आता है? एस्टिमेट्स कमेटी, नाम से एस्टिमेट है। फंक्शन है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का, वो ये है कि टू एग्जामिन रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग।
तो ये था पब्लिक अंडरटेकिंग का फंक्शन। देन जो एस्टिमेट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो लोकसभा से ही होगा। अब जाहिर सी बात है जिसके मेंबर सारे लोकसभा से हैं तो चेयरमैन भी लोकसभा से ही होगा। एंड क्या नाम है इसका, एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। ओके, सो इसमें एक और चीज़ है, सिमिलैरिटी ये है कि कोई भी मिनिस्टर इन तीनों कमेटी का, किसी भी कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, और इसका जो टर्म और पीरियड है वो है 1 साल। ओके, नेक्स्ट है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, आप इस डायग्राम को आराम से देखिए, ऑब्जर्व करिए कि गंगा नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी कहाँ की ट्रिब्यूटरी, मतलब कौन सी राइट बैंक की है, कौन सी लेफ़्ट बैंक की है। तो मैंने जैसे लिखा है कि लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन कौन सी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, काली, महानंदा। ठीक, एंड यमुना की वही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना है, सोन है, टोन्स है, करमानसा है, पुनपुन है एंड क्योल है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ठीक है, एंड इस फिगर में भी आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, बट उससे पहले आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू अबाउट द पंच प्रयाग ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। गंगा जो रिवर सिस्टम के 5 प्रयाग जैसे हम लोग बोलते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो यमुनेत्री ग्लेशियर है उससे यमुना यमुना का उद्गम स्थल है। गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, और नेक्स्ट पहले हम लोग प्रयाग देख लेते हैं कि जो मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में जाके मिलती है। जो मंदाकिनी नदी है वो गंगा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, अब जो नंदाकिनी है तो वो नंदाकिनी से नंदप्रयाग में मिलती है। विष्णु गंगा जो है वो विष्णु प्रयाग में मिलता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में कहाँ मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। एंड नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग के बीच में जो है वो अलकनंदा फ्लो करती है। एंड पिंडार गंगा मेन गंगा से मिलती है कर्ण प्रयाग में। तो ये थे बेसिकली हमारे इंडियन रिवर सिस्टम कि कौन सा प्रयाग है वो किस नदी से मिलता है, मतलब या कौन सी नदी में कहूँ कि किस प्रयाग में जा से गंगा से मिलती है। तो ये था। ठीक है, वहीं जो भागीरथी है वो देवप्रयाग से गंगा से मिलती है देवप्रयाग में। तो हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, हम लोग याद कर सकते हैं ऐसे, BD, MR, ठीक, KP या PK, और नंद प्रयाग यानी AN, और विष्णु प्रयाग से विष्णु गंगा तो आप लोग याद ही रखोगे, DV याद करते हैं, DV। तो B से क्या है, B से है भागीरथी, D से देवप्रयाग, M से क्या है मंदाकिनी और R से रुद्रप्रयाग, P से क्या है पिंडार गंगा, K से कर्णप्रयाग, A से क्या है अलकनंदा और N से नंद प्रयाग, D से क्या है धौली गंगा और V से विष्णु प्रयाग। तो ऐसे ये ट्रिक है कुछ याद करने की, जिससे आप गंगा रिवर सिस्टम आराम से याद कर सकते हैं। सो इतना ही है गंगा रिवर सिस्टम और इतना ही है इस एनालिसिस वीडियो में। आई होप जो आपको ये एनालिसिस का वीडियो पसंद आया हो एंड आप नेक्स्ट में भी ट्यून्ड रहेंगे। एट लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को PDF चाहिए तो आप हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम यूज़र ID मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ पे टेक्स्ट करके इस ग्रुप में PDF के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टेक केयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में।